स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कूलाम नियम। दो आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, अर्थात वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। एक प्रयोग में पहले अपन पढ़ चुके हैं ये। यदि यहाँ पर अपन एक आवेश रखते हैं Q1 और इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश Q2 रखते हैं, तो इन दोनों के मध्य एक बल लगता है, फोर्स लगता है। उस बल के अनुसार या तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, या एक दूसरे को क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इनके मध्य ये जो अन्योन्य क्रिया लग रही है, अन्योन्य जो क्रिया हो रही है, इसी क्रिया के आधार पर अपने प्रयोग द्वारा कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम नियम कहते हैं। अब इस नियम के अंतर्गत दो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लग रहा है, उस विद्युत बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसकी अर्थ देखना, पहले गुरुत्वाकर्षण का एक टॉपिक पढ़ा है, सबका पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल कौन उत्पन्न करता है, इसके बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं कि m द्रव्यमान का कोई एक पिंड है, वो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है या गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है। जैसे ये एक पिंड है, इस पिंड को इस प्रकार से हवा में छोड़ेंगे, इस प्रकार से और छोड़ देंगे, तो अपन ने इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया, लेकिन इसका कुछ द्रव्यमान होने के कारण पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, और ये पिंड क्या करता है, नीचे की ओर गति करता है। तो स्पष्ट ये हुआ कि दो द्रव्यमान वाले पिंड के मध्य क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसके लिए आपने यहाँ पर पढ़ रखा है F समानुपाती N1 N2 बटा R²। तो इसी आधार पर आवेशों के मध्य क्या लगता है, ये जैसे दो आवेश है कुछ दूरी पर, Q1 आवेश और Q2 आवेश, ये दो आवेश है r दूरी पर, तो इनके मध्य क्या लगता है, विद्युत बल। आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत बल कहेंगे। उसका निर्धारण अपन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से थोड़ी इसकी तुलना करें तो ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है और दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसी प्रकार से विद्युत बल का निर्धारण भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक प्रयोग में टॉपिक मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान की जो भूमिका गुरुत्वाकर्षण में होती है, वही भूमिका और वैसी ही भूमिका एक आवेशित कण की होती है विद्युत क्षेत्र में। तो वो भी उसी प्रकार के अनुभव, इसी प्रकार की क्रिया अनुभव करता है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण के आधार पर हम कूलाम नियम क्या कर सकते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित वायु या व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम नियम ये हो गया कि वायु या निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लगेगा उसे, आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसे हम विद्युत बल कहेंगे। दोनों विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों की मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी अनुदिश होती। अब गुरुत्वाकर्षण वाले विद्युत, अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या बताया था मैंने अभी आपको कि ये जैसे m द्रव्यमान का पिंड है और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है, इनके बीच दूरी r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के समीकरण क्या होते हैं न्यूटन के नियम से, F समानुपाती m1 m2 बटा r²। तो जिस प्रकार से दो m द्रव्यमान के पिंड r दूरी पर परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो वही वहां पर दो जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत बल का अनुभव करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी समीकरण क्या बन जाएगी, अपन यहां मान लेंगे ये एक बिंदु A और दूसरा बिंदु यहाँ पर B, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बन गई अपने पास में r, ये यहाँ से यहाँ की दूरी। अब ये बिंदु A पर क्या आवेश है अपने पास में Q1 और बिंदु B पर कितना आवेश है Q2। तो अब इसका गणितीय समीकरण बनाने के लिए ये नियम देखना कि वायु या निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल क्या हो जाएगा, F। अब आवेशों का गुणनफल, तो एक आवेश कितना हुआ Q1,
दूसरा आवेश कितना होगा Q2। नियम के अनुसार उन आवेशों का क्या होगा गुणनफल, तो Q1 और Q2 का गुणन क्या हो गया Q1 और Q2 इस प्रकार से हो गया। अब ये समानुपाती है बल के, तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2, समीकरण में कितना 1। इसी प्रकार से आवेशों की मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट r, तो r का स्क्वायर कितना हो गया वर्ग कितना हो गया r स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए ये आ जाएगा भाग में, तो F समानुपाती 1/r स्क्वायर। ये समीकरण दोनों समीकरणों से निष्कर्ष निकालेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि F समानुपाती है Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं r स्क्वायर। अब एक समीकरण में कहीं पर भी यदि हम समानुपाती से को हटाते हैं तो F बराबर यहाँ पर जो नियतांक राशि होती है वो g काम में दी जाती है, जिसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे k, इसे कूलाम नियतांक कहेंगे Q1 Q2 बटा r, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 की सहायता से वायु या निर्वात में स्थित दो आवेश कितनी दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य विद्युत बल का मान इस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर k क्या है समानुपाती नियतांक है, इसे कूलाम नियतांक कहेंगे, k कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, और k का जो मान होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है वो 8.85 10⁻⁻12। जब ये मान अपन यहाँ रखेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे, पूरे समीकरण को अपन हल करेंगे तो k का एक मान हो रहेगा 9 गुना 10⁻⁹। तो k का मान आएगा 9 गुना 10⁹। अब ये k यहाँ पर एक कूलाम नियतांक है और माध्यम अलग अलग है, तो फिर इस k का और इस एप्सिलॉन नॉट का मान भी क्या होगा चेंज होता रहेगा। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये विद्युतशीलता होती क्या है इसका निर्धारण अभी अपन करेंगे। पहले k की निर्भरता पढ़ लेते हैं कि k का मान किस पर निर्भर करता है। ये अपन k का मात्रक देखते हैं एक बार। तो यहां देखना k का मात्रक, k का मात्रक। अब k का मात्रक लेने के लिए इसी समीकरण से अपन ध्यान लगाते हैं। तो यहां से k का समीकरण क्या बन गया k बराबर k का मान r गुना हो जाएगा। k का मान ज्ञात करना है तो इसके गुणा में q1 और जो q2 r उसको यहां भाग में लिएंगे तो क्या समीकरण बन जाएगा f डॉट r स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा q1 और q2। अब k का जो मात्रक है वो क्या बन जाएगा f का मात्रक देखो न्यूटन होता है, r दूरी है तो इसका मात्रक मीटर होता है, q1 और q2 आवेश है और आवेश की ऐसा इकाई कूलाम होती है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ये k का क्या बन गया मात्रक बन गया। तो यहाँ k का मात्रक क्या बन जाएगा 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। अब देखना इसका मात्रक निकाले तो यहाँ देखो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लो तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या दे गया 1/4 पाई k।
इसका मतलब 1/4 तो नियतांक है, इसका तो कोई संख्यात्मक मान है, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है। तो k और एप्सिलॉन नॉट परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए, तो इस k का जो मात्रक होगा वो पूरा मात्रक ऊपर जाएगा, तो इसका ठीक विपरीत जो मात्रक है वो किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन से नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, k का मात्रक ये ना, अभी अपन ने यहाँ पर क्या किया, इस मात्रक को यहाँ से ऊपर दे देंगे तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, कूलाम मीटर इनवर्स हो जाएगा, और कूलाम इनवर्स का सिर्फ कूलाम। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर 2 और कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलाम स्क्वायर, ये k का मात्रक और विमा। अब इसके अपन विमा का निर्धारण करें तो देखो इसी मात्रक से विमा आ जाएगी, k की विमा। विमा इसी मात्रक से, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल की विमा रख देंगे। मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, दूरी की विमा रख देंगे। और आवेश का मात्रक कूलाम है, तो कूलाम उसकी विमा रख देंगे। तो न्यूटन बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T माइनस 2। मीटर स्क्वायर, तो मीटर की विमा क्या होती है, L, और मीटर पे स्क्वायर तो क्या बन गया, स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर, कूलाम की विमा क्या होती है, A1 T1, और यहाँ स्क्वायर इनवर्स 2 है, इनवर्स 2 से गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये भी -2। पूरी विमाओं को हल करेंगे तो तीनों विमाओं में m सिर्फ एक ही जगह आ रही है, तो ये रहेगी L1 है, L2 है, और यहाँ L नहीं है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। T-2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ -2 है, तो T कितने हो गए, -4, और फिर यहाँ पर A है, तो A कितना लग गया, माइनस का, ये हो गया m1 L3 T। ये हो गई इसकी SI इकाई, क्या हो गई, SI मात्रक, SI मात्रक बन गया। अब इसका अब देखना, अब k का मात्रक और मान निकालते हैं सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में k का मात्रक क्या रहेगा, k का मात्रक कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, तो देखना एमएमएस पद्धति में न्यूटन के स्थान पे क्या हो जाएगा, डाइन, गुणा में मीटर आ रहा है, तो मीटर का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बट्टे में कूलाम स्क्वायर आ रहा है, और बट्टे में कूलाम स्क्वायर आ रहा है, और कूलाम का सीजीएस से मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, तो ये हो जाएगा स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। अब इसका अपन मान निकालें तो k का मान देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2, तो 9 × 10⁹ गुणा में आ रहा है न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ये सारे मान अपन यहाँ रखें तो 1 न्यूटन 10⁻⁵ कितना, 5 टाइम, तो 10⁻, तो 9 × 10⁻⁹ हो गया, न्यूटन आ रहा है, न्यूटन के स्थान पे डाइन, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10⁻5 टाइम। फिर आ गया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितने हो गए, 10⁻², तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻² × 10⁻²। उसके बाद में क्या आ रहा है, कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम स्टेट कूलाम, और 1 कूलाम में कितने हो गए, 3 × 10⁹ का स्क्वायर करेंगे, 3 × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 10⁻⁹ का कितना हो गया, 18।
1 कूलम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 है स्टेट कूलम। यहाँ पर कूलम स्टेट कूलम का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 की घात 9 का 18 हो जाएगा, बाकी स्टेट कूलम तो k बराबर क्या हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात देखो 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, नीचे भी कितने हैं 18, तो 10 की घात 18 ये भी कैंसिल, तो 9 गुना 10 की घात 18 ऊपर आ रहे हैं और नीचे भी 9 गुना 10 की घात 18 आ रहे हैं, तो k का मान कितना हो गया 1 इकाई, तो k का मान भी कितना आ गया 1 इकाई। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि f का जो k का मान जो MKS पद्धति में 9 गुना 10 की घात 9 हो रहा है वही मान CGS पद्धति में कितना हो गया 1 इकाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि k का जो मान है वो मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है, तो ये होगी k की निर्भरता। अब यहाँ पर निर्धारण करें एप्सिलॉन नोट की। एप्सिलॉन नोट क्या होता है इसका निर्धारण करें, तो एप्सिलॉन नोट को एक साधारण से उदाहरण से समझाऊं कि अपना हाथ, इसको अपन हाथ इस प्रकार से हवा में लहराएं और इसी हाथ को यदि अपन पानी में इस प्रकार से चलाएं तो हवा की तुलना में पानी में अपन को ज्यादा प्रतिबाधा या पानी में हाथ चलाना थोड़ा क्या होता है कठिन होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि इस हाथ को जब अपन हवा में चलाते हैं तो हवा अपने हाथ पर कम प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, हवा अपने हाथ पर कम प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, जबकि पानी उसी हाथ पर अपन उसी प्रकार से चलाएं तो वो पानी उस पर अधिक प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से ये जो दो आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके मध्य जो बल लगेगा उस बल के मान में भी और इन्हीं आवेशों को जब अपन पानी में रखेंगे या किसी माध्यम में रखेंगे तो बल के मान में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। तो एप्सिलॉन नोट यहाँ पर वो एक राशि नियतांक है जो वायु में उस बल को निर्धारित करता है, वायु में बल की क्या करता है परमिशन देता है। तो एप्सिलॉन नोट है वो इस बात का संकेत है कि वायु के मध्य उन आवेशों के मध्य बल किस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है। तो ये एप्सिलॉन नोट है वो वायु या निर्वात में बलों के परिमाण को क्या करती है निर्धारित करती है। जैसे वायु में इसका मान कितना है, फिर यदि हम इसको जल में रखेंगे तो जल में फिर एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, जल में फिर क्या आएगा एप्सिलॉन, जिसे हम क्या कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। इसका मान प्रत्येक माध्यम के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई जिसका मान 8.85 10 की घात -12 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट है वो निर्वात में उन आवेशों के मध्य बल की परमिशन देता है, इनके मध्य बल के परिमाण की बल के मध्य परिमाण को दर्शाता है। तो ये वो एक नियतांक राशि हो गई, वो प्रत्येक माध्यम के इसका मान क्या आता है भिन्न भिन्न आता है। अब एक छोटा सा बिंदु अपन और देखते हैं, विद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है। तो ये बता विद्युत बल की प्रकृति, विद्युत बल की प्रकृति, विद्युत बल की प्रकृति, विद्युत बल की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहले एक प्रयोग में अपन ये पढ़ा था कि सजातीय आवेश प्लस और प्लस या माइनस और माइनस ये एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण की भी होती है और प्रतिकर्षण की भी होती है, और ये प्रकृति निर्धारित करती है आवेश। अब जैसे मान लो कि ये दो आवेश है, यहाँ पर आवेश कितना है Q1 और यहाँ पर आवेश कितना है Q2। अब यदि आवेश Q1 और Q2 में संबंध ये होता है Q1 Q2 का गुणनफल 0 से अधिक होता है, यानी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, तो बल की प्रकृति कैसी होगी घर्षण की होती है। विद्युत बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होती है। प्रतिकर्षण की क्यों हो रही है, क्योंकि आवेशों का जो गुणनफल है वो 0 से अधिक है। 0 से अधिक का मतलब धनात्मक है और 1 2 3 4 10 20 इस प्रकार से है।
अब ये Q1 और Q2 का मान 0 से अधिक है, मतलब इन दोनों का जो मान है वो धनात्मक में है। और आवेश धनात्मक कब होते हैं? माइनस का Q1 है और माइनस का Q2 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी मान किस में आएगा? प्लस में आएगा, और वो प्लस का मान 0 से अधिक होता है। यदि प्लस का Q1 है और प्लस का ही Q2 है, तो इन दोनों का गुणनफल भी किस में आएगा? माइनस प्लस और प्लस का गुणा प्लस में होता है, वो भी क्या होता है? 0 से अधिक होता है। तो यदि ये प्रतिबंध हो तब प्रकृति कैसी होगी? प्रतिकर्षण। इसके विपरीत दूसरी स्थिति Q1 और Q2 का मान 0 से कम है, इस बार इन दोनों की तुलना में शून्य अधिक है, हो तो बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। आकर्षण की किस प्रकार से? Q1 और Q2 इन दोनों का गुणा 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब है इन दोनों का गुणनफल किस में है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, किस में है? माइनस में। Q1 और Q2 का गुणनफल किस में? माइनस में। और दो संख्याओं का गुणनफल माइनस में कब आता है? जब Q1 प्लस का और Q2 माइनस का। अब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो Q1 और Q2 का गुणा कितना हो गया? Q1 गुणा Q2, और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो गया? माइनस में। जैसे उदाहरण के लिए कि इसका मान 2 कूलम है और इसका मान 4 कूलम है, तो 2 और 4 का गुणा कितना हो गया? 8 कूलम, और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो गया? माइनस। तो ये माइनस का जो 8 कूलम है वो इस 0 से क्या है? छोटा है। तो यदि Q1 और Q2 की प्रकृति में संबंध ये हो रहा है, मान में संबंध ये हो रहा है, तो उनकी मध्य प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण की। ये चीज आप ध्यान में रखना। एक नंबर के प्रश्न में कभी कभार पूछा जाता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी, Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण की होगी। असल में ये इस प्रकार से कूलाम नियम के बारे में अपन ने पढ़ा। इस नियम के कथन को ध्यान में रखना, एक प्रकृति को ध्यान में रखना, और विद्युतशीलता के बारे में आपको बताया। विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। एक बार दोबारा बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात में उन आवेशों के मध्य बल की परमिशन देता है। जिस प्रकार से उदाहरण मैंने दिया कि यदि अपन हवा में चले या अपने हाथ को हवा में इस प्रकार से गति करवाते हैं तो हवा अपने हाथ पर कम प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, और उसी हाथ को यदि अपन पानी में इस प्रकार से गति करवाएं, लहराएं, तो अपन को थोड़ी अधिक कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि जल जो होता है, पानी है, वो अपने हाथ पर अधिक प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। इसलिए प्रत्येक माध्यम में इस हाथ को गति करने की परमिशन अलग अलग होती है, वो माध्यम अलग अलग परमिशन देते हैं। तो उसी प्रकार से एप्सिलॉन नॉट भी उस वायु या निर्वात के बल की प्रकृति या बल को परमिशन देता है। इसी प्रकार से यदि मान लो कि इन आवेशों को माध्यम उस जल में रखेंगे तो जल में फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, जल में सिर्फ फिर क्या आएगा? एप्सिलॉन। इसको माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, और प्रत्येक माध्यम में इसका मान क्या होता है? अलग अलग होता है। अभी अपन ने जो नियम पढ़ा उस नियम में अपन लिखा था कि आवेश कहाँ स्थित है? वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में इस बल का मान क्या होता है? सामान्य होता है। अब बात करते हैं माध्यम कि यदि माध्यम में यदि ये स्थिति हो तो आवेशों के मध्य माध्यम में कितना बल लगता है? किसी माध्यम में किसी माध्यम में आवेशों के मध्य विद्युत बल। अब इसमें अपन निर्धारण करेंगे तो सिर्फ एक समीकरण लिखेंगे। अभी कूलाम के नियम से मैंने समीकरण बनाएगी कि किसी भी स्थिति में बल का मान K बराबर Q1 Q2 बटा क्या होता है? R²। सिर्फ यहाँ पर जैसे मान लो कि ये दो आवेश है अपने पास में, इस आवेश का परिमाण कितना है? Q1, और इस आवेश का परिमाण कितना है? Q2, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो रही है? R होगी। ठीक है। अब इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर एक बार तो कहां रखते हैं? वायु या निर्वात में, और फिर इन्हीं आवेशों को इतनी दूरी पर कहां रख देते हैं? किसी माध्यम में। तो आवेश के परिमाण में और उनके मध्य दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बल की समीकरण तो यही रहेगी कि Q1 Q2
बटा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माध्यम की प्रकृति के अनुसार इस a का मान क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे माध्यम के लिए वायु या निर्वात के लिए k का मान तो मैंने कितना बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन माध्यम के लिए ये मान कितना हो जाएगा, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर सिर्फ क्या आएगा, एप्सिलॉन से आएगा। ये माध्यम की विद्युत एप्सिलॉन m से भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो वायु या निर्वात में क्या होता है, वायु या निर्वात में कूलाम नियम से F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समीकरण करते हैं माध्यम में, तो माध्यम में कूलाम नियम से, तो माध्यम में कूलाम नियम क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा। लेकिन माध्यम में k का मान क्या होता है, F देश बराबर 1/4 पाई। फिर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन ही आएगा। इसको माध्यम की विद्युतशीलता कहेंगे और बाकी क्या रह जाएगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर अपन एक कारण दर्शा सकते हैं कि निर्वात में k बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम में k का मान कितना होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता। तो समीकरणों में कितने आ गए, 2। अब समीकरण माध्यम में अपन विद्युत बल की तुलना करेंगे निर्वात से, यानी निर्वात के माध्यम के सापेक्ष निर्वात में कितना गुना अधिक हो रहा है, या निर्वात के सापेक्ष माध्यम में कितना गुना कम अधिक हो रहा है। तो समीकरण 1 भाग 2 से, तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो इधर f में किसका भाग लग गया, f डैश का, और इधर f की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q1 q2 बटा r स्क्वायर बटे में f डैश की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और q1 q2 बटा r स्क्वायर। तो f बटा f डैश हो जाएगा। यहाँ देखो q1 q2 बटा r स्क्वायर, q1 q2 बटा r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो q1 q2 बटा r स्क्वायर से और 1/4 पाई से कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया, 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या बच गया, 1/एप्सिलॉन। तो f बटा f डैश बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, इसको अपन चेंज करें तो एप्सिलॉन बटा 1, तो f बटा f डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। अब एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। और उस परावैद्युतांक को किसे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन r, इसको अपन क्या कहेंगे, परावैद्युतांक। इसको क्या कहेंगे, परावैद्युतांक। तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन r। तो f बटा f डैश बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r। समीकरण को कितने, और एप्सिलॉन r परावैद्युतांक है, और इसका मान क्या होता है, नियत, और प्रत्येक माध्यम के लिए क्या होता है, इसका अलग अलग, प्रत्येक माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब अगला टॉपिक क्या है, माध्यम में आवेशों के मध्य बल, और माध्यम में आवेशों के मध्य कूलाम बल अपन कितना मान दे, F डैश। तो आप इस समीकरण से F डैश का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, F डैश बराबर ये यहां आ जाएगा, तो F बटा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन r। समीकरण कितने, क्या एप्सिलॉन
आर, ये माध्यम में विद्युत बल हो गया जो अपना टॉपिक था। अब देखो निर्वात वाले बल की तुलना में माध्यम का बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि निर्वात में जो बल हो रहा है माध्यम में, उस बल के अंदर किसका भाग लग रहा है, एप्सिलॉन आर का। तो माध्यम में विद्युत बल का मान सदैव निर्वात से क्या होगा, कम होगा। अतः स्पष्ट है कि माध्यम में विद्युत बल निर्वात की तुलना में 1/εr गुना कम होता है। यहां से समीकरण आप लिख सकते हो, अर्थात दोनों में से अधिक कौन है, F, तो F ग्रेटर देन होगा किससे, F से। जैसे मान लो उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण भी आपको मैं देता हूं, फिर अपन आगे हल करेंगे इसको। यदि मान लो ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के मध्य r दूरी है और निर्वात में ये बल मान लो कितना लग रहा है, 20 न्यूटन बल लग रहा है। कितना न्यूटन बल लग रहा है, 20 न्यूटन बल लग रहा है। और यदि इन्हीं आवेशों को फिर किसी माध्यम अपन कहां रखते हैं, किसी माध्यम जल में रखते हैं, और जल का जो परावर्तनांक होता है एप्सिलॉन आर, वो कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। प्रत्येक के लिए एप्सिलॉन का मान भिन्न होता है। तो फिर जल में इस विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा, ये तो कहां है, निर्वात में है, ये तो कहां पर है, निर्वात में है। तो फिर माध्यम में या जल में ये बल कितना हो जाएगा, F डैश बराबर, अभी यहां समीकरण आया, माध्यम में विद्युत बल लेगा तो निर्वात में कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, सॉरी निर्वात में कितना दे रखा है, 20 न्यूटन दे रखा है। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया, 80 का भाग लग जाएगा। यानी जल में विद्युत बल का मान कितना गुना कम हो गया, 80वां भाग कम हो गया। कितना गुना कम हो गया, 80वां भाग कम हो गया। और एक छोटा सा पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एप्सिलॉन आर है वो विमाहीन भी है, यानी इसकी कोई विमा नहीं है, और एक मात्रहीन भी है, मात्रहीन। अगले वीडियो में अपन टॉपिक में अपन कुछ भौतिक राशियों के मान की चर्चा करेंगे कि किसके लिए परावर्तनांक का मान कितना होता है। अब देखो इस विजय को सदिश रूप में लिखते हैं, तो सदिश संकेतक का क्या हो जाएगा, सदिश संकेतन। इस समीकरण को सदिश संकेतन में लिखने का तरीका ये हो जाएगा, F सदिश बराबर, जिस किसी को भी सदिश के रूप में लिख रहे हैं उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये जो बल है वो इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, तो डॉट क्या आ जाएगा, R के। ये सदिश रूप बन गए। अब ये सदिश रूप किस प्रकार से लिखा वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। अब देखो ये सदिश रूप किस प्रकार से लिखा, आप एक तरीका ध्यान रखो सिर्फ केवल, और सदिश रूप लिखने के लिए एक समीकरण, एक परिभाषा आपने पढ़ रखी है, इकाई सदिश, एकांक सदिश। एकांक सदिश की समीकरण से, एकांक सदिश की समीकरण से किसी भी समीकरण को सदिश रूप में अपन लिख सकते हैं, और वो इसी प्रकार से है। एकांक सदिश की परिभाषा क्या होती है, जैसे एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश को केप से जोड़ दर्शाते हैं। तो एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। परिमाण को ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब यहां से अपन को सदिश रूप में लिखना है, तो r वेक्टर बराबर r डॉट में ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस समीकरण की सहायता से किसी भी सदिश को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब अपन यहाँ पर सदिश रूप किसको लिखेंगे, ये तो एक तरीका बताया मैंने आपको। सदिश रूप अपन किसको लिख रहे हैं, बल को रख रहे हैं। तो बल की समीकरण कूलॉम नियम से अपन ने क्या लिखी, बल की समीकरण, बल की समीकरण क्या, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसको अपन ये सदिश रूप में लिखें तो इकाई सदिश की परिभाषा के अनुसार R के,
अपने पास में अपन किसको लिखना चाह रहे हैं सदिश रूप में, फोर्स को, बल को। तो क्या बन जाएगा r वेक्टर बटा r के स्थान में अपन क्या लिख देंगे F वेक्टर बटा f। अब इसका वजन गुना कर दो तो F वेक्टर बराबर क्या बन गया F डॉट r क्या F वेक्टर, और F का मान कितना रख दो ये वाला k q1 q2 बटा r स्क्वायर, और इसके डॉट में क्या दे दिया ये। तो इस प्रकार से अपन समीकरण को सदिश रूप में दर्शा सकते हैं, किसी भी समीकरण को दर्शा सकते हैं। यदि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लेना चाहते हैं, तो उन्हीं के समीकरण यहाँ लिख देंगे, और इस प्रकार से किसी भी समीकरण को सदिश रूप में लिखा जा सकता है। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपना ये टॉपिक